गॉड चाइल्ड की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वैनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ गॉड चाइल्ड। पता नहीं कितने लोग इसका वेट कर रहे थे, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी इस स्टोरी को लाने के लिए। और कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता देती हूँ। ये कहानी सिर्फ संडे टू संडे आएगी। इस कहानी में आपको रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, डीमंस देखने को मिलेंगे। इसमें भगवान नहीं है, इसमें शैतान ही है। एक ट्री है जो उनकी रक्षा करता है। कहानी में जो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब वैन और जाओ, उनकी एज कम होगी। ये एक ऐसा वर्ल्ड है ये जिसमें कम एज में ही आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगे। और मैजिकल कहानी है तो प्लीज़ लॉजिक मत लगाइएगा, मैजिक में लॉजिक नहीं होता। आपने इस कहानी का फर्स्ट लुक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी के बारे में मैं आपको लास्ट में भी कुछ बताऊँगी। तो चलिए अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसकी एज सिर्फ 16 साल ही होगी। वो अभी बहुत ही तेज गलियों में भाग रहा होता है। उस लड़के की वॉइस ओवर आती है जो कहती है, हमारा ब्यूटीफुल सा राज्य वाइबियंस काफ़ी ऊंचे लेवल पर आता है। यहाँ पर सारे जगह की सबसे अच्छी एकेडमी है, गाओचोन एकेडमी, जहाँ पे मेरा एडमिशन होने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी उस एकेडमी में जा पाऊँगा, पर फाइनली मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया। मैं जा सकता हूँ। बस मुझे मेरे परिवार वालों को निराश नहीं करना है। मुझे उनका सर गर्व से उठाना है और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। लड़का अभी भी भाग ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक चीज़ आ जाता है। वो लड़का फिर भी नहीं रुकता, वो भागता रहता है। भागते भागते दीवार पे चढ़ जाता है, दीवार से जंप कर लेता है सीधा, ताकि वो चीज़ उसके रास्ते में ना आ सके। वो लड़का अभी भी भाग रहा होता है। भागते भागते एक गलियाँ ख़त्म हो जाती है और थोड़ी बहुत जंगल टाइप एरिया आ जाती है। वो लड़का एक हट के पास जाता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उस हट से एक लड़की निकलती है जो कहती है, वैन गेजिंग, तुम लेट हो गए बेटा। अभी जो ये लड़का था वो वैन केसिंग था। अपना वैन केसिंग कहता है, सॉरी ना मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। अपनी जो वैन केसिंग की मम्मा होती है जिसका नाम है गो मिंग मियांग, वो कहती है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस दूध की डिलीवरी कर दो। जो वैन केसिंग होता है वो दूध पकड़ता है और कहता है, ओके मम्मा, मैं अभी आया। ये कहते ही वैन गेजिंग फिर से भागने लग जाता है। गुओ कहती है, मेरा पागल बेटा। अभी जो गुओ रहती है फिर अंदर चली जाती है। वैन गेजिंग जो भाग रहा होता है वो फिर एक महल के सामने खड़ा होता है। वो महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वैन गेजिंग को वो दूध महल के अंदर ही देना होता है। वैन गेजिंग अब थोड़ा डर डर के उस महल के अंदर जाने लगता है। वैन गेजिंग गहरी सांसें लेता है और कहता है, वैन गेजिंग, तू नहीं डरेगा, क्योंकि जब तू एकेडमी में पढ़ेगा फिर मुझे यहाँ पे काम करने को मिलेगा। फिर मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूँगा। तो वैन गेजिंग डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट लगना है, ताकि ये लोग तुम्हें काम पर जरूर रखें। और वैन गेजिंग बड़ा कॉन्फिडेंट होकर चल रहा होता है। वैन गेजिंग ऐसे ही चल रहा होता है और अभी वहाँ पर थोड़ा गार्डन टाइप एरिया था। अचानक से वैन गेजिंग की तरफ एक बॉल आने लगता है। वैन गेजिंग अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है एंड खुद को कवर करता है, बट उससे पहले उसके सामने कोई आ जाता है जो उस बॉल को पकड़ लेता है। वैन गेजिंग उस पर्सन को ही देखने लगता है। वो पर्सन वैन गेजिंग के एज का ही था। अब सामने से एक लड़का आता है जो उन दोनों से छोटा था। जिसने बॉल पकड़ा था वो कहता है, किन, तुम्हें संभल के खेलना चाहिए ना। वो जो लड़का था वो अपना किन था, किन जी जुआओ, जिससे मैं किन ही कहूँगी। जो अपना किन रहता है वो कहता है, सॉरी जाओ भाई, मुझे माफ़ करना। अभी जो ये लड़का है उसका नाम है जाओ चिस्सू, अपना प्रोटैगनिस्ट। जो वैन गेजिंग होता है वो जाओ जिसू की तरफ देखता है और कहता है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो जाओ जिसू होता है वैन गेजिंग की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैंने तुम्हें नहीं उस दूध को बचाया है। अगर तुम्हारे हाथ से दूध गिर जाता तो मेरे पापा दूध वाली चाय नहीं पी पाते। तो शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दूध दे के आ जाओ। जो वैन गेजिंग रहता है वो एक अजीब सा फेस बनाता है एंड सामने जाने लगता है। वैन गेजिंग मन में ही कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने तो दूध को बचाया। अगर दूध गिर जाता तो मेरे पापा दूध वाली चाय नहीं पी पाते। वैन गेजिंग यही बोल रहा होता है, फिर वो रुकता और कहता है, पापा मतलब? और ये कहते ही वैन गेजिंग पीछे मुड़ता है। वहाँ पे जाओ जिसु खड़ा था। जाओ जिसु के पास 2 सेवक आते हैं जो कहते हैं, राजकुमार आपको अब अंदर चलना चाहिए। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, जी। अभी जो जाओ जिसु होता है जाने लगता है, वो वैन गेजिंग के सामने से ही जाता है। वैन गेजिंग तो जाओ जिसु को देखता ही रह जाता है। जाओ जिसु फिर कहता है, ये राजा है, मैं तो सोचता था कि मैं इनका ही सेवक बनूंगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिले, पर ये कितना खड़ूस है। इसकी बाल ब्लू है और इसकी आंखें ब्लू हैं। ब्लू इंसान हमेशा खराब ही होते हैं, ब्लू कलर वालों से दूर रहना चाहिए। और ये कहते ही वैन गेजिंग अंदर जाता है और दूध दे देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है अपने घर की तरफ। वैन गेजिंग अब जा रहा होता है। हमें महल के टेरेस पे एक आंटी दिखाई जाती है जो बहुत ही ओल्ड रहती है, बट वो काफ़ी फिट लग रही होती है। वो आंटी बस वैन गेजिंग को जाते हुए ही देख रही होती है। वैन गेजिंग फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वैन गेजिंग जा रहा होता है और उसके पीछे एक सांप चल रहा होता है जो येलो एंड ब्लैक कलर का था। वैन गेजिंग बस ऐसे ही चल रहा होता है। वो अपनी नज़रें बार बार पीछे कर रहा होता है। वैन गेजिंग अब रुकता है एंड कहता है, युवान सामने आओ मेरे, छुप छुप के क्या चल रहे हो मेरे साथ। अभी जो सांप रहता है ना, वैन गेजिंग के सामने आता है और धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। लाइक सांप धीरे धीरे उठ रहा होता है। अब वो उठता जैसे जाता रहता है, उसका शरीर ट्रांसफ़र होता रहता है और वो एक इंसान में बदल जाता है। वो इंसान काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। तो वैन गेजिंग होता है वो युवान का हाथ पकड़ता है एंड कहता है, चले। युवान जो होता है वो कहता है, जी। एंड युवान और वैन गेजिंग हाथ पकड़ के ही चलने लगते हैं। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, युवान तुम इतने अपसेट क्यों हो? युवान कहता है, तुम एकेडमी चले जाओगे और एकेडमी में तुम फिर सबके सामने मेरे से बात नहीं कर पाओगे। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे सबसे पहले दोस्त हो, तुमसे बात करना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ युवान। जो युवान होता है वो कहता है, पक्का तुम मेरे से बात करोगे ना? वैन गेजिंग कहता है, बेशक मैं तुमसे बात करूँगा, तुमसे बात किए बिना मेरे दिन और रात नहीं निकलती है युवान, तुम्हें पता है ना। युवान अब स्माइल करता है। वैन गेजिंग और युवान ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और वो भी थोड़े से भीड़ भाड़ वाले एरिया में होते हैं, इसलिए सब वैन गेजिंग को ही देख रहे होते हैं। एक आंटी अपने पास वाली लड़की से कहती है, ये किससे बात कर रहा है, ये पागल है क्या? अभी हमें उस आंटी का नज़रिया दिखाया जाता है जहाँ पे वैन गेजिंग अकेला है और वो खुद से ही बातें कर रहा होता है। युवान ये देखता है तो वैन गेजिंग को कहता है, वैन गेजिंग शांत हो जाओ, सब तुम्हें अजीब तरीके से देख रहे हैं, सब तुम्हें पागल समझने लगेंगे। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, वो लोग पागल होंगे, वो लोग तुम्हें देख नहीं सकते, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ ना युवान। एंड ये कहते ही वैन गेजिंग युवान का हाथ और कस के पकड़ लेता है। युवान अब स्माइल करता है। हमें अब मैंसन दिखाया जाता है। जाओ जिसु जो टेबल पर बैठा हुआ था, जाओ जिसु की पूरी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी और वो आंटी भी वहीं पे बैठी थी जो वैन गेजिंग को देख रही होती है। सबके पास चाय पड़ा था। अभी जो जाओ के पापा होते हैं जिनका नाम किन हुई सांग है, वो कहते हैं, जाओ बेटा तुम्हें एकेडमी जाना है, तुम्हें पता है ना। जाओ जिसु हाँ मैं सर हिलाता है। एकेडमी का नाम सुनते ही जो किन होता है वो अपनी फेस नीचे कर लेता है। जो आंटी थी वो किन के शोल्डर पे अपना हाथ रखती है। किन आंटी की तरफ देखता है, फिर चाय पीने लगता है। अभी वहाँ पे जो जाओ जिसु की मम्मी रहती है जिसका नाम है यूई हांग, वो कहती है, अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। जाओ जिसु हाँ मैं सर हिलाता है। उससे पहले अपना किन हुई जांग कहते हैं, बेटा तुम्हारा पिकनिक पे नहीं जा रहा है, एकेडमी जा रहा है, वो भी पनिशमेंट के लिए। जो हुई हांग होती है वो कहती है, फिर भी मेरा बेटा है वो। किन हुई जांग कहते हैं,
तुम्हारा बेटा ज़रूर है, पर यह हमारे प्रजा में रहता भी है, तो इसको अपनी प्रजा की ख्याल रखना चाहिए और इसने जो गलती की है उसका पश्चाताप तो करना ही चाहिए इसे। किन होता है वो कुछ बोलना चाहता था। जाओ जिसु किन के फेस पे देखता है तो उठता है और कहता है, पापा मैंने जो गलती की है मैं उसका सज़ा ज़रूर लूँगा। मैं एकेडमी में किसी की हेल्प नहीं लूँगा, जैसे बाकी स्टूडेंट्स रहेंगे मैं वैसे ही रहूँगा और मैं पूरे 2 सालों तक रक्षा भी करूँगा एकेडमी की। हुआंग होते हैं वो कहते हैं, मेरा प्यारा बेटा। जो हुई हांग होती है, यूई हांग, वो जाओ को बस अजीब फेस से देखती है एंड उठती है और गले लगा लेती है। जो किन हुए जांग होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा बेटा अभी नहीं जा रहा। और जिसकी मदर कुछ नहीं कहती है एंड उसे गले ही लगाए रखी होती है। अभी हमें जाओ जिसको दिखाया जाता है जो अपने कक्ष में बैठा था और उसका कक्ष काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अभी वहाँ पर अपना केन आता है जो फेस नीचे रखा हुआ था। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, क्या हुआ। केन अब फटाफट अंदर आता है, जाओ जिसु को गले लगाता है और कहता है, सॉरी भैया सब मेरे वजह से हुआ। शिकार पे हम दोनों गए थे और वो तीर आंटी पे मैंने चलाया था गलती से, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और ये मेरा गुनाह आपने अपने ऊपर ले लिया, जिस वजह से आपको एकेडमी जाना पड़ रहा है और आपकी तो वो प्रॉब्लम भी है। फिर भी जो जाजू से होता है वो कहता है, रोना बंद करो केन और ये बात किसी को नहीं बताओगे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो कौन देगा। तुमसे बस गलती हुई थी बच्चा। जो केन होता है वो बहुत रो रहा होता है और जाओ जिसो से शांत करवा रहा होता है। अभी हमें केन को दिखाया जाता है जो ऐसे ही चल रहा होता है और उसकी आंखों में ना अभी भी नमी थी। अभी जो वो आंटी रहती है वही आंटी जो हमें 2 सीन में दिखाई गई है, वो केन पे हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ बेटा तुम इतना रो क्यों रहे हो। जो केन होता है वो उस आंटी को देख के कहता है, यूजुई आंटी आप जानते हो ना कि मैंने क्या किया और मेरी जितनी भी गलती थी भाई ने अपने ऊपर ले ली, जिस वजह से उनको वो एकेडमी जाना पड़ेगा। उन्हें तो ये सिंहासन संभालना था पर अब उनको एकेडमी जाना पड़ेगा। अभी जो वो लेडी थी उसका नाम है यूजुई, वो कहती है, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो भी हो रहा है ना ये भाग्य में लिखा हुआ है। जो अपना किन होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, कोई भाग्य में नहीं लिखा, सब मेरी गलती है। और आप जानते हो ना भाई को वो प्रॉब्लम भी है। जो यूज हुई होती है वो कहती है, वो सारी प्रॉब्लम ना सही हो जाएगी, जो भी हुआ है ये किस्मत का खेल है, तो खुद पे ब्लेम मत लो बेटा। जो भी किन होता है वो यूजुई को गले लगा लेता है और कहता है, शुक्रिया आंटी। जो यूजुई होती है वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा तुम रो मत। हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो घर पहुंच गया होता है। घर पहुंचते ही वो एक चप्पल देखता है तो स्माइल करके अंदर जाता है और कहता है, लुई आंटी। अभी जो लुई रहती है वो अपने वैन केसिंग को गले लगाती है और कहती है, कैसे हो वैन। जो वैन होता है वो कहता है, एकदम अच्छा। अभी जो ये लुई है वो अपनी लुई किन कियान है, वो मिंग मियांग की बहन। जो अभी वैन केसिंग होता है वो कहता है, आप मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स लाए हो क्या। जो लुई होती है वो कहती है, बहुत सारी। जो अपना वैन केसिंग होता है वो स्माइल करने लगता है। जो लुई होती है वो सारे चॉकलेट वैन केसिंग को दे देती है। जो अभी गुओ रहती है वो कहती है, लुई तुम्हें इसको इतना चॉकलेट नहीं देना चाहिए, इसकी दांत खराब हो जाएगी। जो लुई रहती है वो कहती है, ये बच्चा थोड़ना है, 17 साल का होते ही ये तो शादी करने की उम्र का हो जाएगा। जो अपनी गुओ रहती है वो कहती है, चुप करो, मैं अपने बच्चे की शादी इतनी जल्दी नहीं करवाऊंगी, ये लोग करवाते होंगे पर मैं अपने बच्चे की शादी अच्छे खासे एज में ही करवाऊंगी। जो लुई रहती है वो उठती है और कहती है, ठीक है आपको जैसा अच्छा लगे। वैसे जीजू कहाँ पे है, दिख नहीं रहे हैं। जो अपनी गुओ रहती है वो कहती है, बाहर गए हैं,
अपना सामान बेचने के लिए। जो अपनी लुई रहती है वो कहती है ठीक है, तब तक मैं थोड़ा यहाँ पर लेट जाती हूँ, और ये कहते ही अपने जीजू के बिस्तर पर लेट जाती है। अभी घर के अंदर कोई आता है जो कहता है गुवो मैं आ गया। गुवो ये आवाज़ सुन के कहती है रुयू तुम आ गए, सामान सारा बिक गया। जो रुयू रहता है वो कहता है हाँ सामान सारा बिक गया। पेन केसिंग होता है वो फटाफट अपने पापा के पास चला जाता है। जो अपना रुयू रहता है वो कहता है क्या बात है, आज मेरे आते ही फटाफट मेरे पास आ गए। जो पेन केसिंग होता है वो कहता है पापा क्या आपने मेरे लिए किताबें लाएं। जो अपना रुयू रहता है वो कहता है किताबें, कैसी किताबें। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है पापा आप भूल गए, एकेडमी में जाना था, एकेडमी की किताबें। जो अपना रोयू होता है वो कहता है अरे यार सॉरी मैं तो भूल गया। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अच्छा ठीक है आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे एकेडमी तो जाना ही है और दुकान दूर भी है, आपको टाइम लगेगा, मैं फटाफट लेके आ जाता हूँ। जो रूही होता है वो कहता है सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए बेटा, मुझे माफ़ करना। जो वैन केसिंग होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है कोई बात नहीं पापा, चलता है, मैं किसी और के बुक में देख के पढ़ लूँगा। जो अपना रूही होता है वो कहता है पक्का ना। वैन केसिंग हाँ कहता है। वैन केसिंग अभी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसके घर में पैसे की तंगी है, तो उसके पापा ने अगर पैसे खर्च कर दिए तो किसी अच्छी चीज़ के लिए ही किए होंगे, क्योंकि उसको अपने पापा पे पूरा विश्वास है। जो रूयू होता है वो वैन केसिंग के फेस पे देखने लगता है। गुवो भी रूयू को देख रही होती है और इशारा कर रही होती है कुछ। अपना रूयू भी स्माइल करता है और कहता है मेरा बेटा कुछ कहे और मैं वो ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। वैन केजिंग रुयू की तरफ देखता है। रुयू फिर अपने पीछे से एक थैली निकालता है और अपने वैन केजिंग को देता है और कहता है ये लो तुम्हारी सारी किताबें। हैप्पी जो वैन केजिंग होता है अंदर देखता है तो उसमें उसकी किताबें थी एकेडमी की। वो खुश हो जाता है और कहता है लव यू पापा, और ये कहते ही अपने पापा को टाइट हग कर लेता है। जो रुयू होता है वो कहता है आई लव यू टू मेरे बेटा। अभी जो रुयू और वैन होते हैं वो ऐसे ही गले लगाए हुए थे, तभी अंदर से लुई आती है और कहती है ये लव यू बंद करोगे, मुझे भूख लगा है, क्या मुझे कुछ खिला सकते हो। जो अपनी गुवो रहती है वो कहती है हमेशा भूखा से ही आती हो। जो गुवो होती है फिर वो अंदर आने लगती है, लाइक वो गेट के पास खड़ी थी ना, फिर अपनी लुई के पास जाने लगती है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है घर ही इतना दूर है मेरा, तो मैं क्या करूं, मुझे भूख लग जाती है, क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगे। वो जो होती है वो कहती है नहीं, आज तुम खाना तभी खाओगी जब तुम मेरा खाना बनाने में मदद करोगी। जो लुई होती है अब अपने रुयू को देखती है और कहती है जीजू देखो ना दीदी क्या बोल रही है, क्या मैं खाना बनाऊंगी। जो रुयू होता है वो कहता है मेरी साली साहिबा खाना नहीं बनाएगी। गुवो कहती है तो तुम ही बना लो, आ जाओ। जो अपना रुयू होता है वो कहता है मेरी साली साहिबा ही खाना बनाएगी। अब लुई रुयू की तरफ देखने लगती है। रुयू कहता है मैं खाना नहीं बना सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तो अपने बेटे के साथ नहाने जा रहा हूँ। और ये कहते ही वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केजिंग कहता है 1 मिनट पापा, और ये कहते ही अपने किताबें अंदर रख कर चला जाता है अपने पापा के साथ नहाने के लिए। घर के थोड़े दूर ही एक गर्म झरना था जहाँ पे रुई और वैन केजिंग नहा रहे होते हैं। अभी वो नहा के आ जाते हैं तो देखते हैं कि खाना तैयार हो गया होता है। अभी चारों के चारों बैठकर खाना खाने लगते हैं और वो बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ना वो ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं और नाइट होता जा रहा होता है। वैन की फैमिली पूरी सो गई होती है और लुई का घर दूर था तो वो भी वहीं पे सो गई होती है। नाइट के पूरे 10 बज गए होते हैं। अब हमें मैंसन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जिसको अपनी मम्मी के साथ बैठा था। जो यूई हांग होती है वो कहती है ठीक है बेटा आराम से सो जाओ। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है ठीक है मम्मा। अपनी जो यूई हांग होती है वो कहती है कब तुम सही होगे। अपना जो जाओ जिसको होता है वो कहता है आप इतना स्ट्रेस मत लिया करो मम्मा,
जो यूई हांग होती है, अब वो कुछ नहीं कह पाती है और वैन अपने जाओ जिसू के कमरे से चली जाती है। कमरे से जाते ही जाओ जिसू गेट बंद कर देता है, जो पर्दे थे वो भी बंद कर देता है एंड बिस्तर पर लेट जाता है। जाओ जिसू ऊपर ही देख रहा होता है एंड वो मन में ही कहता है, आखिरकार कब मैं सही होऊंगा। मेरी शरीर सख्त हो रही है, बहुत सख्त हो रही है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जो अपना जाओ जिसू था वो एकदम तैयार हो गया होता है एकेडमी जाने के लिए और उसके सर पे एक छोटा सा क्राउन भी रखा हुआ था जो उसके हमेशा रहता है और वो हटेगा नहीं, और वो किन के सर पे भी रखा जाएगा जब किन की एज 16 साल हो जाएगी। जो किन रहता है काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। यूई भी वहीं पे खड़ी हुई थी और अपनी यूई हांग एंड अपना किन हुआइजांग तो वहीं पे थे ही। जाओ जिसू को वो सब अलविदा कर रहे होते हैं। जाओ जिसू सबसे गले मिलता है एंड अपनी बग्गी में बैठकर एकेडमी की तरफ जाने लगता है। जाओ जिसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जिसने एकदम नॉर्मल ही ड्रेस पहना हुआ था, जो अपनी गुओ होती है वो कहती है, माफ़ करना बेटा, तुम इतने बड़ी एकेडमी जा रहे हो फिर भी हम तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिला पाए। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, बस करो मम्मा, ये कितने सुंदर कपड़े तो हैं और आपने मुझे किताबें दिलाए है ना, और पढ़ाई किताबों से होते हैं कपड़ों से नहीं, है ना लुई। जो लुई होती है वो कहती है, एकदम से ही। अपना रुयू होता है, उसकी आंखों में आंसू था। वन केजिंग कहता है, पापा रो तो मत। रुयू कहता है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ बेटा, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए हैं, अब मेरी बारी है आपके सपने पूरे करने के, आपको एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए। अपना जो रुयो होता है वो कहता है, मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारा इतना ही कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो वन केजिंग होता है वो कहता है, मैं ये कह के नहीं करके भी दिखाऊंगा। वन केजिंग नाम जो है मेरा। जो अपना रुयो होता है फिर वन केजिंग को गले लगाता है। वन केजिंग भी सबसे गले मिलके वहाँ से चला जाता है। वन केजिंग आधे रास्ते में जाता ही है, तभी वन केजिंग के गले में एक ग्रीन कलर का सांप लिपटने लगता है। वन केजिंग कहता है, ओए हो युवान, क्या बात है, आज ग्रीन कलर। जो युवान होता है अब अपने असली रूप में आता है। युवान आज पूरा ग्रीन ड्रेस पहना था एंड वो हिस्ट्रिकल टाइप ड्रेस था और बाल भी बड़े थे। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, क्या लुक लग रहा है, एकेडमी जाने के लिए एक्साइटेड हो। जो अपना युवान होता है वो कहता है, सुपर एक्साइटेड हूँ, तुम्हारे साथ एकेडमी जो जा रहा हूँ। जो अपना वन केजिंग होता है स्माइल करता है एंड युवान और वन केजिंग एकेडमी की तरफ चले जाते हैं। वो एकेडमी के गेट पे जाते हैं, देखते हैं वो गेट कितना बड़ा था, वो एकेडमी कितनी बड़ी और कितनी सुंदर थी। जो अपना वन केजिंग होता है वो अपने युवान से कहता है, मैंने सुना है यहाँ पे दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कितनी सुंदर जगह है ना ये। जो अपना युवान होता है वो कहता है, एकदम से ही, ये बहुत सुंदर जगह है। युवान और वैन अंदर आने लगते हैं। इतने ब्यूटीफुल प्लेस देखकर उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई होती है। ये हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो चल रहा होता है। जाओ जिसू कब का पहुंच गया होता है। जाओ जिसू अभी प्रिंसिपल के रूम से ही निकला होता है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद जाओ जिसू के सामने एक लड़का आके खड़ा हो जाता है। जाओ जिसू उस लड़की को देखता ही रह जाता है। अब वो लड़का अपने घुटनों पे बैठ के जाओ जिसू ग्रीट करता है और कहता है, राजकुमार, मेरा नाम काओ वेनिंग है और मैं यहाँ पर आपके रक्षे के लिए हूँ। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया है। जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है, हाँ रानी ने नहीं बताया, परंतु मैं आपके रक्षे के लिए ही हूँ, उनने ही मुझे भेजा है। अगर वो सबके सामने कहती तो सब मना कर देते, आप भी मना कर देते हैं, इसलिए उनने मुझे पीछे से पहले ही भेज दिया। जाओ जिसू जो काओ वेनिंग को देख ही रहा होता है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है अब उठ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है, जी राजकुमार। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, प्लीज़ मुझे राजकुमार मत बोलो, तुम्हें पता ही होगा मैं यहाँ पे सजे के लिए आया हूँ, तो मुझे जाओ जिसू ही बोलो।
जो काउविनिंग होता है वो कहता है मैं आपको जाओ जुसु कैसे बोल सकता हूँ, आप तो राजकुमार है ना। जो अपना जाओ जुसु होता है वो कहता है हाँ मैं राजकुमार हूँ, पर यहाँ पे तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो कृपया करके मुझे जाओ जुसु बुलाएं। जो अपना काउविनिंग होता है वो कहता है जी जाओ जुसु सर। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है सर मत बोलो, ओनली फॉर जाओ जिसु। जो काउविनिंग होता है वो नट जाता है कि वो सिर्फ जाओ जिसु नहीं बोलेगा, पर जाओ जिसु भी ढीठ है, वो भी नट जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुम्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। इसलिए काउ वेनिंग सिर्फ जाओ जिसु कहने के लिए तैयार हो जाता है। अपना जो वैन केजिंग होता है अब आगे ही जा रहा होता है, तभी एक लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है। युवान बस देखता ही रह जाता है। अपना वैन केजिंग जब उस लेडी को देखता है तो कहता है यूई आंटी आप कैसे हो। अभी जो ये लेडी है वो है यूई फेग्री, ऐसे उसका बहुत अजीब सा नाम है तो मैं उसे यूं ही कहूँगी। और ये अपने अपने रूयू की बहन है। जो यूई होती है वो कहती है कैसे हो बेटा। जो वैन केसिंग होता है वो खुश होके कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, शुक्रिया इस एकेडमी में मेरा एडमिशन करवाने के लिए। जो यूई होती है वो कहती है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम इस काबिल हो बेटा। जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है। जो यूई है वो इसी एकेडमी में पढ़ाई करवाती है, तो वो एडमिशन बहुत ही ईज़िली से करवा पाई थी वैन केजिंग का। और जो यूई है वो थोड़ी सी अमीर भी है क्योंकि उसका पति अमीर है। अभी पीछे से यूई का पति आता है और कहता है यूई तुम ये बैग भूल ही गई थी। जो यूई होती है वो कहती है ओ सॉरी मैं भूल गई थी, थैंक यू रॉन्ग ये देने के लिए। जो अभी यूई का पति है वो है अपना रोंग जुआन। जो रोंग जुआन होता है वो वैन केजिंग को देखकर कहता है वैन बेटा काफ़ी बड़े हो गए हो। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। जो अपनी यूई होती है वो बैग वैन केजिंग को देती है और कहती है इसमें वस्त्र है, चेंज कर लो। जो वैन केजिंग होता है वो हैरान होता है और कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी। जो यूई होती है वो कहती है इसकी बहुत ज़रूरत थी, फटाफट वस्त्र चेंज करो चलो। अभी जो यूई होती है वैन केजिंग को अपने साथ ले जाती है और वैन केजिंग का वस्त्र चेंज करवाती है। वैन केजिंग अभी बहुत ही सुंदर लग रहा होता है, वो ड्रेस उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अपना वैन केजिंग होता है वो युवान की तरफ देखता है, युवान ऐसे हाँ में सिर हिलाता है कि बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जो युवान होता है यूई और रोंग जुआन को शुक्रिया बोलता है। जो यूई होती है वो कहती है शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, अब चलो फटाफट अकेडमी के अंदर जाओ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है जी। ये कहते ही अकेडमी के अंदर चला जाता है। अकेडमी के अंदर जैसे ही जाता है वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है अबे अंधे हो क्या। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्षमा करें मुझे माफ़ करना। जो वो लड़की रहती है वो वैन केजिंग को घूर के देखने लगती है और उसके वस्त्र को भी। जो वो लड़की होती है वो कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम्हारे वस्त्र अच्छे हैं और तुमने मुझसे सॉरी बोला, इसलिए। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है शुक्रिया, वैसे मेरा नाम वैन केजिंग है, आपका नाम क्या है माय लेडी। जो लड़की होती है वो कहती है मेरा नाम गुजियान है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है गुजियान बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है। गुजियान अब स्माइल करती है। अभी जो युवान होता है वो गुजियान को थोड़ा सा घूर के देख रहा होता है। गुजियान का वस्त्र थोड़ा अलग था, लाइक उसने बहुत ही छोटा ड्रेस पहन रखा था एंड उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो भी दिख रही होती है, बट युवान उन चीज़ों को नहीं देख रहा होता है। युवान अपने नाक पर हाथ रखता है और मन में ही कहता है इस लड़की में से अजीब सा स्मेल आ रहा है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो युवान की तरफ देखता है एंड उसको आंखें दिखाता है कि नाक से हाथ हटाए। जो युवान होता है वो कहता है मैं कुछ भी करूं ना मैं उसे दिखाई दूंगा ना ही मैं सुनाई दूंगा, तो मतलब क्या है। जो वैन केजिंग होता है अब कुछ नहीं बोल पाता है। अब गुजियान एंड युवान और वैन केजिंग आगे की तरफ जाने लगते हैं। तीनों एक जगह पे ही खड़े हुए थे। अब एक ब्यूटीफुल सी लड़की अंदर आती है जिसने रेड ड्रेस पहना था, वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वैन केजिंग उस लड़की को ही देखने लग जाता है। जो गुजियान होती है वो कहती है
ये लड़की एम्बर क्राउड के राजा की बेटी की नौकर है, हंगलू। अभी वो जो हंगलू थी उसके पीछे एक और लड़की आ रही होती है जिसने भी बहुत ही ब्यूटीफुल वस्त्र पहना था, बट वो एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही होती है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है ये रही इसकी मालकिन यूनजाई। जो वैन केजिंग होता है गुजियान की तरफ देखकर कहता है तुम बहुत कुछ जानती हो। गुजियान कहती है मैं बहुत ही होशियार हूँ, मैं अपने राज्य के बारे में और दूसरों के राज्यों के बारे में बहुत ही जानकारी रखती हूँ। वैन केजिंग होता है वो कहता है अच्छा, एम्बर क्लाउड कैसी जगह है, तुम गई हो क्या? जो गुजियान रहती है वो कहती है नहीं, मैं गई तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे बादलें बहुत अच्छी होती है, नाइट या फिर सुबह वहाँ पे बादलें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए उस जगह का नाम एम्पर क्लाउड है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है वाह, मुझे एक बार जाना है वहाँ पे। जो अपनी गुजन रहती है वो कहती है क्यों नहीं, ज़रूर जाना। अभी अपने वैन केजिंग गुजियान के आंखों के सामने अपने जाओ जिसू और काउ वेनिंग भी आते हैं। गुजियान कहती है जाओ जिसू यहाँ के राजा का बेटा, फर संतान। अपनी जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है जाओ जिसू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो गुजियान होती है वो कहती है तुम्हें नहीं पता। अपना वैन केजिंग कहता है नहीं, मैंने सुना है कि राजा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है एकेडमी की। जो अपनी गुजियान होती है वो कहती है एकदम सही, उनको एकेडमी की ज़रूरत नहीं होती है, पर इसको सज़ा के तौर पे भेजा गया है। वैन केजिंग कहता है सज़ा, कैसी सज़ा? जो गुजियान होती है वो कहती है ये और इसका छोटा भाई शिकार पे गए थे और इसने शिकार करते समय एक बुढ़िया को अपने तीर से मार दिया, उसकी जान चली गई और उसी की सज़ा के लिए इसे यहाँ पर भेजा गया है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ओह, मुझे तो ये पता ही नहीं था। जो गुजियान होती है वो कहती है मुझे सब पता था, पर इसके साथ ये ब्लू कपड़े वाला कौन है? जो काउ वेनिंग रहता है उसने ब्लू कपड़ा पहना रहता है। गुजियान होती है वो कहती है और इसने अपने हाथ में कमान क्यों रखा हुआ है? जो भी काउ वेनिंग है ना उसके हाथ में कमान है, तीर कमान का कमान। जो गुजियान होती है बड़े अजीब तरीके से काउ वेनिंग को देख रही होती है। अभी वहाँ पर अचानक से बहुत ही तेज बेल बजने लगती है। सारे के सारे अब एक लाइन पे खड़े होने लगते हैं। वैन केजिंग भी फिर खड़ा हो जाता है, गुजियान भी खड़ी हो जाती है। अब जो ऊपर वाला फ्लोर था ना वहाँ पे एक अंकल आता है और उसके पास में एक लड़का रहता है। वो जो अंकल रहता है वो कहता है वेलकम बच्चों, इस एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। मैं इस एकेडमी का प्रिंसिपल हुआ यांग आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो गुजियान रहती है वो कहती है मुहुआ यांग ये अभी कुछ सालों में ही प्रिंसिपल बना है, इससे पहले यहाँ का प्रिंसिपल गाओचोन था। कहने को मिलता था कि गाओचोन काफ़ी अच्छा था। अभी जो वैन केजिंग होता है गुजियान की तरफ ही देख रहा होता है। जो गुजियान होती है वो कहती है मुहुआ यांग के पास खड़ा उसका छोटा लड़का मूशु काफ़ी शांत स्वभाव का है। हाँ, उसके बाल तो मेरे से भी बड़े हैं, मुझे जेलस फील हो रहा है। जो भी मूशु है ना उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और वो जापानीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है। जो अपना वैन केजिंग है अब मूशु को ही देखने लगता है। वैन केजिंग कहता है मूशु थोड़ा शांत रहता है। जो अपनी गुजियान रहती है वो कहती है यही तो इसके खूबसूरती पे चांद चांद लगाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो गुजियान की तरफ ही देखने लगता है। जो मुंह होते हैं वो कहते हैं अब मैं आपको यहाँ के प्यारे प्यारे टीचरों से मिलाना चाहूँगा। मुहुआ यांग ने जैसे ही बोला होता है सारे के सारे टीचर वहाँ पे आने लगते हैं। जो गुजियान होती है वो कहती है सामने खड़ी हुई लड़की तुम्हें दिख रही है जिसका बहुत ही क्लीवेज दिख रहा है, जिसने पिंक कलर का ड्रेस पहना है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ। जो अपनी गुजियान होती है वो कहती है ये यहाँ की राजा की बहन है। जो अपना वैन केजिंग होता है उसको उसकी तरफ ही देखने लगता है। जो गुजियान होती है वो कहती है दुपुशाओ। जो मुहुयांग होते हैं वो दुपुशाओ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों से और कहते हैं ये तुम्हें पढ़ाएगी और ये वेपन की भी काफ़ी मास्टर है। जो दुपुशाओ होती है वो कहती है हाँ, इतने सुंदर सुंदर बच्चों को देखकर मेरे तो पेट में गिलगिली होने लग गई कि तुम लोग कितनी बदमाशियाँ करोगे और मैं तुम्हें कितना मारूंगी। अभी सारे बच्चे डर जाते हैं। दुपुशाओ हंसती और कहती है जस्ट किडिंग,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। पर इतने प्यारे बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब हमारा होने वाला भविष्य हो। खुद पर बहुत ही काम करना, मुझे नाज है तुम पर मेरे बच्चों। अभी सारे के सारे स्माइल करने लगते हैं। गुजर होती है वो कहती है ये बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट लगती है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे ये काफ़ी स्वीट लगी। गुजन जो होती है वो कहती है स्वीट दिखने वाले ही खराब होते हैं अक्सर। अच्छा छोड़ो, उसके पास वाले लड़के को देखो, कितना सुंदर है ना। ट्रेडिशनल ड्रेस में कितना अच्छा लगता है। ये बाई नाम है इसका। यहाँ पे वेपन चलाना सिखाता है। जो अपना मुँह होता है अब वो बाई को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये क्या करता है। लाइक ये आपको तलवार चलाना सिखाएगा। लाइक अलग अलग जो वेपन होते हैं वो ये चलाना सिखाएगा। जो अपना मुँह होते हैं अब वो बाई के पास वाले पर्सन को बोलते हैं ये सीजिन लेवू है जिसे हम प्यार से प्रिंस कहते हैं। ये आपको हाथ से फाइटिंग करना सिखाएंगे क्योंकि हाथ से भी लड़ना ज़रूरी होता है ना। ये सारे स्टूडेंट्स जी बोलते हैं। अभी जो मुआ जांग होते हैं ना सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वहाँ पे यूई भी थी एंड अपना रोंग जुआन भी था। सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हुआ यांग बोलते हैं कि ठीक है बच्चों, आज तुम आराम करोगे और कल से काम, तो मस्त भर पेट के खाओ और मज़े करो। तुम सबको तुम्हारा कमरा दिखा दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पार्टनर दे दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा वेपन भी दे दिया जाएगा। तो एक्साइटेड हो? सारे बच्चे हाँ कहते हैं। वैन केजिंग भी हाँ करता है। तो वैन केजिंग होता है अब उसकी नज़र साइड में जाती है जहाँ पे एक लड़का खड़ा था जो यंग था। लाइक उतना ओल्ड नहीं था बट उतना यंग भी नहीं था, नॉर्मल एज का था। अपना जो वैन केजिंग होता है उसको देखता है और कहता है गुजन, क्या तुम उनको जानती हो? जो गुजन होती है उस लड़के को देखकर कहती है हाँ ये तो सैनसन है। तो वैन केजिंग होता है वो सैनसन की तरफ देखने लगता है। सैन के गले में ना बहुत काले काले से निशान थे। अपना जो वैन होता है वो कहता है इनके गले में ये काले निशान क्यों हैं? तो गुजन होती है वो कहती है एक बार राक्षस आ गए थे, पता नहीं कैसे पर आ गए थे। सैनसन ने उसे रोकने की कोशिश की जिस वजह से उसके गले में ये निशान पड़ गया हमेशा के लिए। अभी जो सैनसन होते हैं वो सबके आगे आते हैं और कहते हैं ठीक है, आप सबको अभी गार्डन एरिया में जाना है, वहाँ पर आपको आपका वेपन मिलेगा। अभी सारे के सारे हाँ बोल के अब गार्डन एरिया में जाने लगते हैं। गार्डन एरिया में दुपू शाव खड़ी थी और उसके पास में बाई खड़ा था। तो बाई था एकदम सीधा खड़ा था और दुपू शाव उसके गर्दन पर अपना सर रख कर ऐसा ना कि खड़ी हुई थी। जो बाई रहता है वो कहता है क्या तुम सीधा खड़ी नहीं रह सकती? दुपू शाव जो होती है वो कहती है अगर खड़ी हो पाती तो मैं खड़ी नहीं रह जाती। मैं नहीं हो सकती, मैं बोर हो रही हूँ। पता नहीं बच्चों को लाइन में लगाना ज़रूरी है क्या? आने दो जैसे आते हैं। तो भाई रहता है वो कहता है ये क्या बात हुई? अपनी जो दुपू शाव होती है वो कहती है मैं भी सोच रही हूँ ये क्या बात हुई। अकेले भी बच्चों को वेपन दे सकती हूँ, मैं वेपन की मास्टर हूँ, पर पता नहीं तुम्हें हमेशा क्यों रख दिया जाता है मेरे साथ। जो बाई होता है वो कहता है एक तो मेरे कंधे पे सो रही हो और मेरे से ही खुंदस दिखा रही हो। जो दुपुशा होती है अब गर्दन से हटती है और कहती है खुंदस नहीं है पर तुम वेपन चलाते हो और मैं उनको समझती हूँ, उनको बनाती हूँ। बाई होता है वो कहता है तुमने कितने वेपन बनाए होंगे? जो दुपुशा होती है वो कहती है आज तक सिर्फ 3 ही, पर बनाने के तरीके तो मेरे होते हैं ना, मैं तरीके बताती हूँ तभी तो वेपन बनता है, वेपन का स्टाइल मेरा होता है। जो बाई होता है वो कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तुमसे कहना मतलब दीवार पे सर भचीड़ना। जो दुपशा होती है वो कहती है काफ़ी समझदार लगते हो। अभी सारे बच्चों की ना लाइन लग जाती है एंड सारे बच्चे आ रहे होते हैं। अभी गुरजान की बारी रहती है। गुरजान को एक चाबुक मिलता है। जो दुपुशा होती है वो कहती है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हो तुम। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको चाबुक चुनता है। हमारे यहाँ पे इंसान वेपन को नहीं, वेपन इंसान को चूज़ करते हैं और चाबुक ने तुम्हें चूज़ किया है। कुछ तो बात है तुम में। जो गुजर होती है वो कहती है हम सबसे अलग हूँ, सबसे सुंदर, सबसे हंसी, सबसे जवां। अपनी जो दुपशा होती है वो कहती है सौंदर्य साबुन निर्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खूबसूरती का सब अचार डालते हैं।
यहाँ पे मायने करता है तो टैलेंट। देखते हैं तुम्हारी युद्ध कला कैसी है। जो गुजन होती है वो कहती है क्यों नहीं, देख लेंगे, मैं तो आपको भी हरा दूँ। जो भाई होता है वो देखने लगता है और मन में ही कहता है दिखने में ही हल्की है पर बोलती बहुत ज़्यादा है। अभी जो बाई होता है ना, गुरजन के बारे में बात कर रहा होता है। जो दुपुशा होती है वो कहती है आई लाइक योर कॉन्फिडेंट, चलो अब तुम थोड़ा साइड हो जाओ, बाकी बच्चों को भी अपना हथियार चूज़ करने दो, सॉरी हथियार को बच्चों को चूज़ करने दो। जो गुरजन होती है अपनी चाबुक लेके चली जाती है एंड हवा में चला रही होती है। जो गुरजन के पीछे वैन सिंह होता है, वैन सिंह आगे आता है और कहता है मन में ही गुरजन कैसी बातें कर रही थी टीचर से, हाँ कितना अजीब था। जो अपना वैन सिंह होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। जो दुपुशा होती है उसको रिटर्न में गुड मॉर्निंग करती है एंड अपना जो बाई रहता है वो भी गुड मॉर्निंग करता है। जो दुपुशा होती है वो कहती है चलो वेपन पे हाथ रखो और देखते हैं कि तुम्हें कौन सा वेपन मिलता है। जो वैन सिंह होता है हाँ में सर हिलाता है एंड वेपन पे हाथ रखने लगता है। अभी जो वैन सिंह होता है सारे वेपन को टच करता है, सारे के सारे, पर कोई भी उसके पास नहीं आ रहे होते हैं। लाइक कोई भी वेपन वैन सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। वैन सिंह का फेस थोड़ा सा उतर जाता है। जो दुपुशा होती है वैन सिंह को ही देख रही होती है एंड कहती है तुम उदास मत हो, एक काम करो तुम थोड़ा साइड हो जाओ, तुम अपना वेपन बाद में देख लेना, ठीक है। वैन सिंह उदास होकर कहता है ठीक है, और ये कहते ही साइड हो जाता है। जो युवान होता है वैन सिंह के पास आके कहता है वैन सिंह तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सबसे अच्छा वेपन मिलेगा। जो वैन सिंह होता है वो कहता है सारे वेपन ने मुझे ठुकरा दिया, कोई मेरे पास नहीं आया। जो अपना युवान रहता है वो कहता है वो सारे वेपन किसी काम के नहीं हैं, मुझे पता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा वेपन मिलेगा। वैन सिंह काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहा होता है। अभी बाद में सारे बच्चों के वेपन लेने के बाद अपना जाओ जिसू भी आता है। अपने काउ वेनिंग को वापस से तीर ही मिला होता है, तीर कमान। अपना जो वैन सिंह होता है वो वेपन को छूने लगता है। जो दुपुशा होती है वो कहती है देखना तुम्हें बर्फ़ से ठंडी तलवार मिलेगी क्योंकि तुम मेरे बर्फ़ के राजा जो हो। और ये कहते ही जाओ जिसू का गाल खींचती है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मत कीजिए ऐसा, हम यहाँ पे अकेडमी में हैं। जो दुपुशा होती है वो कहती है हाँ अकेडमी में है तो क्या, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम मेरे प्यारे से भाई के प्यारे से बच्चे हो। एंड ये कहते ही फिर से गाल खींचने लगती है। जाओ जिसू को बड़ा अजीब लग रहा होता है बट वो करे क्या। एक वेपन जाओ जिसू को एक्सेप्ट कर लेता है बट वो वेपन बर्फ़ नहीं था, वो वेपन आग था। जो अपनी दुपुशा है वो उस वेपन को ही देखने लगती है और कहती है बर्फ़ से ठंडा वेपन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आग से भी गर्म चीज़ मिली है क्योंकि मेरा छोटू छोटू इतना हॉट जो है। और ये कहते ही फिर से जाओ जिसू का गाल खींचने लगती है। जाओ जिसू को बड़ा अजीब लग रहा होता है बट वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। भी सारे बच्चों को जैसे ही तलवार उलवार मिल जाते हैं, जो बाई होता है वो कहता है ठीक है बच्चों चलो एक बार हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब अपना अपना पार्टनर चूज़ कर लो। जो वैन सिंह होता है अब इधर उधर देखने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है तुम्हें पार्टनर कैसे मिलेगा, तुम्हें तो कोई वेपन ही नहीं मिला। जो वैन होता है वो कहता है मैं बिना वेपन के लड़ूंगा, वैसे भी यहाँ पे डीमन दौड़ना है, इंसान ही है, मुझे हार्म नहीं करना है, बस मुझे खुद की रक्षा करना है, तो एक लकड़ी भी मेरे काम आएगी। और ये कहते ही जो वैन सिंह होता है एक लकड़ी उठा लेता है। ये सबको अपना अपना पार्टनर मिलता है। गुरजान काउ वेनिंग से लड़ रही होती है। जो अपना वैन सिंह रहता है वो एक पर्सन से लड़ रहा होता है। अपना जो वैन सिंह होता है वो कहता है आपका नाम क्या है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है मेरा नाम वूशी है। अभी जो लड़का था वो वूशी था। जो वूशी होता है वो कहता है तुम लकड़ी से लड़ोगे, तुम्हें वेपन नहीं मिला। वैन सिंह कहता है मुझे किसी वेपन ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करना है, प्लीज़ मेरे से लड़ लो, मुझे मना मत करना। जो अपना वुशी होता है वो कहता है ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये कहते ही अपना वेपन थोड़ा सा टाइट कर लेता है और उसका वेपन भी बस नॉर्मल सा तलवार था। लाइक तलवार नॉर्मल नहीं था बट वेपनों में बहुत कॉमन वेपन था तलवार ना। जो जाओ जिसू रहता है उससे भी एक रैंडम पर्सन ही मिला था और जाओ जिसू ने उस रैंडम पर्सन से उसका नाम पूछना भी नहीं चाहा।
अभी सारे के सारे लड़ने लगते हैं। जो बाई होता है वो देख रहा होता है। दुपु शाह भी बहुत ध्यान से जाओ जिसो को देख रही होती है क्योंकि वो उसका अपना है। बट दुपु शाह फिर गुरजन की तरफ देखने लगती है। गुरजन और काऊ वेनिंग की लड़ाई हो रही होती है। काऊ वेनिंग का कमान एकदम तलवार के काम भी आ रहा होता है। काऊ वेनिंग गुरजन पे थोड़ा सा हावी पड़ रहा होता है जो गुरजन को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि गुरजन अपने आप को सुपीरियर मानती है। जो दुपु शाह होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, बचपन में अक्सर इंसान अपने आप को ऊपर मानने लगता है और घमंड उसे डुबा देता है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम्हारा घमंड जल्दी टूटे। अभी जो दुपु शाह होती है वो वैन की तरफ देखती है। उसकी नज़र बस रैंडमली वैन की तरफ पड़ जाती है और उसको याद आता है कि वैन को तो कोई वेपन मिला ही नहीं था, बट वो लकड़ी से लड़ रहा होता है। और जो वुशी को वेपन मिला था तलवार, भले ही तलवार था, वो जो नॉर्मल वेपन होता है, बट वो तलवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग तलवार थी। अपनी जो दुपु शाह होती है वो मन में ही कहती है, मुझे लड़ाई रोकना पड़ेगा, ये अनफेयर है, वो लड़का उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। एंड ये कह के दुपु शाह जाने वाली रहती है बट उसकी कदम रुक जाती है क्योंकि वुशी ने वैन पे वार किया होता है, बट वैन ने उस लकड़ी से ही उस वार को रोक लिया होता है। जो अपनी दुपु शाह होती है अब उसका पूरा फोकस ना वैन और वुशी पे रहता है। वैन और वुशी काफ़ी अच्छे से फाइटिंग कर रहे होते हैं। वैन के पास बस एक नॉर्मल लकड़ी थी बट वो उससे भी काफ़ी अच्छा लड़ रहा होता है। जो युवान रहता है वो बैठ गया होता है एंड स्माइल कर रहा होता है बस। अभी थोड़ी देर बाद जो वैन होता है वुशी को नीचे गिरा देता है। जो वुशी होता है वो कहता है, तुम एक नॉर्मल लकड़ी से मेरे से जीत गए। जो वैन होता है वो उसी की तरफ हाथ ले जाता है और कहता है, माफ़ करना। जो वुशी होता है वो कहता है, माफ़ी की क्या बात है। एंड ये कहते ही वैन का हाथ पकड़ के वुशी उठ जाता है। वुशी फिर वैन को गले लगाता है और कहता है, बहुत अच्छा युद्ध करते हो, तो मुझे भी सिखाना, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई वेपन तुम्हें सिलेक्ट करे। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। दुपु शाह रहती है वो वैन के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या था। जो वैन रहता है वो कहता है, हाँ मेरा नाम वैन केजिंग है मैम। जो दुपु शाह होती है वो कहती है, वैन केजिंग क्या तुम मुझे थोड़ा सा अपना ब्लड दे सकते हो। वैन केजिंग अब दुपु शाह को अजीब तरीके से देखने लगता है। जो दुपु शाह होती है वो कहती है, टेंशन मत करो, मैं कोई काला जादू नहीं करने वाली। हम यहाँ पे काला जादू से लड़ने के लिए तुम्हें सिखाते हैं, काला जादू करने के लिए नहीं। मुझे बस थोड़ा सा तुम्हारा ब्लड चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे अंदर शक्ति कितनी है और तुम पे कौन सा वेपन सूट करेगा। वैन केजिंग ये सुनते ही फटाफट जो वुशी होता है उसके तलवार से अपनी उंगली काटने लगता है, बट दुपु शाह उसका हाथ रोकती है और कहती है, उसकी तलवार बहुत ही स्ट्रांग है, उंगली पूरी की पूरी कट जाएगी, मुझे बस थोड़ा सा ब्लड चाहिए। जो दुपु शाह होती है अब अपने कपड़े में से एक यंत्र निकालती है और वैन केजिंग की जो उंगली होती है वहाँ पर रखती है, और जो यंत्र थी उसमें से एक सुई निकलती है जो वैन केजिंग की खून निकाल देती है। वैन केजिंग को थोड़ी सी तो दर्द हुई थी, एकदम थोड़ी सी, बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। जो दुपु शाह होती है अब उस ब्लड को उस मशीन के अंदर डालती है एंड देखती है कि उसके अंदर कितना स्टैमिना है, कौन सा वेपन उस पर सूट करेगा। जो दुपु शाह होती है ये देखकर हैरान होती है और कहती है, कमाल की बात है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्या कमाल की बात है। जो दुपु शाह होती है वो कहती है, एक मिनट तुम रुकना। जो वैन होता है वो कहता है, जी मैम। जो दुपु शाह होती है अब आगे जाती है, सैनसन को देखती है और कहती है, सैनसन भैया क्या आप मेरी वो वेपन ला सकते हैं, मेरी तीसरी वेपन। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है, आप अपनी तीसरी वेपन किसे दे रहे हैं, वो तीसरी वेपन कोई नहीं संभाल पाएगा। जो दुपु शाह होती है वो कहती है, प्लीज़ ला दीजिए ना मेरे कमरे से। जो सैनसन होता है वो कहता है, जी मैं अभी लाया। और ये कहते ही सैनसन काफ़ी स्पीड में भागता है। अभी सैनसन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वैन केजिंग तो बस देखता ही रह जाता है। सैनसन फटाफट वो वेपन ला के दुपु शाह को दे देता है। उस वेपन को ना एक बॉक्स के अंदर डाला हुआ था। दुपु शाह उस बॉक्स को वैन केजिंग के पास ले जाती है, उस बॉक्स को खोलती है और कहती है, ये वेपन, इस वेपन को छुओ तुम। भाई होता है वो ये देखता है और कहता है, दुपु तुम ये क्या कर रही हो, ये वेपन ये बच्चा नहीं संभाल पाएगा। जो दुपु शाह होती है वो कहती है, ये दुपु क्या है, फूकू, कितना गंदा गंदा नाम तुम रखते हो,
मेरा नाम दूपू शाव है, तुम शाव बोलो। ये दूपू क्या होता है? जो भाई होता है वो कहता है ठीक है, ये वेपन ये बच्चा नहीं संभाल पाएगा। जो दूपू शाव होती है वो कहती है मैं ये वेपन देने का सोच रही हूँ, तो मतलब कुछ समझ के ही सोच रही हूँ ना, तो अपना मुंह बंद रखो भाई। जो भाई होता है अब थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो तो बस बता रहा है और उसे इतना रूड जवाब मिल गया। गुजन रहती है जो काउ वेनिंग से काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही होती है, बट जब वो उस वेपन की तरफ देखती है तो काउ वेनिंग से फाइटिंग छोड़ के उस वेपन की तरफ चली जाती है, खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ, ये वेपन शक्तिशाली वेपनों में से आता है। वैन केजिंग, क्या तुम्हें ये वेपन मिला? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है अभी इस वेपन ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका छूना बाकी है। जो गुर्जन होती है वो कहती है तो जल्दी छुओ ना, मैं देखना चाहती हूँ क्या ये वेपन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। जो वैन होता है वो अब कहता है, उस वेपन को छूने लगता है। जो जाओ जिसू रहता है वेपन की तरफ देखकर कहता है ये तो बुआ का बनाया हुआ सबसे अच्छा वेपन है, बुआ इसको दे रही है, क्या ये यूज़ कर पाएगा? अभी जो जाओजुसु होता है वो भी उस वेपन को ही देखने लगता है। वैन केजिंग उस वेपन को उठाता है, उस वेपन में से ना चमक आने लगती है। वो वेपन ना बस एक डंडे जैसा है एक तरीके से। वैन केजिंग का पूरा शरीर जल रहा होता है। जो ये भाई होता है वो कहता है दुबुशाओ, वो जल रहा है एक तरीके से। जो दुबुशाओ होती है वो कहती है रुक जाओ, तुम जानते हो मेरा वेपन कैसा है। जो गुजियन होती है वो अब वैन केजिंग के हाथ से वो वेपन छुड़ाने के लिए आगे आती है, बट जो दुपुशाव होती है वो अपने पाँव को थोड़ा सा ना किक मार के गुजियन को थोड़ा साइड कर देती है। गुजियन अब दुपुशाव को देखती है और कहती है हिम्मत कैसे हुई किक मारने की। जो दुपुशाव होती है वो कहती है मैंने तेज़ मारा भी नहीं है गुजियन, उससे दूर रहो अभी। जो गुजन होती है वो कहती है मेरा दोस्त जल रहा है, मैं ये नहीं देख सकती। जो गुजन होती है अब वैन केजिंग के पास आने लगती है, बट दुपुशाव गुजन को रोक लेती है एक हाथ से पकड़ के ही। गुजन अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बट गुजन छुड़ा नहीं पा रही होती है। जो वूसी रहता है वो एकदम शांत हो गया होता है, वो बस देख रहा होता है। युआन उठ गया होता है, अपने दोस्त के पास आ गया होता है और कह रहा होता है वैन तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक नहीं हो तो ये वेपन छोड़ दो वैन। जो वैन होता है ना में सर हिलाता है। जो अपना युवान होता है वैन के शरीर पे हाथ रख लेता है। युवान अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो वैन को बस पकड़ा हुआ ही था। वैन का शरीर अब थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा होता है। जो वो वेपन था अब वो गायब हो गया होता है। जो अपना वैन था वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है वेपन कहाँ गया, क्या मैंने वो वेपन तोड़ दिया? जो दुपुशा होती है स्माइल करके कहती है वाह वैन केजिंग, उस वेपन ने तुम्हें सब कर लिया। जो वैन होता है वो कहता है पर वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो दिख ही नहीं रहा है। जो दुपुशा होती है अब अपने हाथ को आगे करती है एंड उसके हाथ में एक वेपन आ जाता है। दुपुशा कहती है ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, ये वही वेपन है जो मैंने तुम्हें दिया है, मैंने अपने लिए भी बनाया था, बट ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारा वाला थोड़ा कम पावरफुल था। माफ़ करना, मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, बट मुझे लगा उस वेपन को संभालने के लिए कोई तो होगा। तुम्हें दर्द हुआ ना? जो वैन होता है वो कहता है पर मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। अपनी जो दुपुशा होती है वो कहती है अपने हाथ को यूँ करो, वेपन निकलेगा। वेपन को इमेजिनेशन करो कि तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए, फिर वेपन बाहर निकल आएगा। जो वैन होता है अब इमेजिनेशन करने लगता है, वो फर्स्ट ट्राई करता है तो नहीं निकलता है। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है बुआ का वेपन ख़राब हो गया, ये तो यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। बट वैन फिर यूज़ करता है एंड सच्ची में उसका वो वेपन निकल जाता है। लाइक वो एक तलवार को इमेजिनेशन कर रहा था और वो तलवार निकल गया होता है। जो दुपट्टा होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है गुड, धीरे धीरे करके तुम चलाना सीख जाओगे, तुम्हें वेपन चलाना मैं सिखाऊंगी, भाई नहीं। जो भाई रहता है वो कहता है ऐसा क्यों? जो पुशाव जो होती है वो कहती है क्योंकि ये मेरा वेपन है, इसके बारे में तुम उतना नहीं जानते होगे क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसके बारे में तुम्हें उतना नहीं पता जितना मुझे पता होगा, तो प्लीज़ मुझे सिखाने दो। जो भाई होता है अब कुछ नहीं बोल पाता है। अपनी जो दुपुशाव होती है वो कहती है ठीक है बच्चों, आप खाना खा लो और इन्जॉय करो। अभी सारे के सारे हाँ बोलते हैं।
अब सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाते हैं और डाइनिंग टेबल ना अलग अलग बनाई हुई थी, लाइक एक एक वाली नहीं, एक में ही काफ़ी बच्चे बैठेंगे फिर एक अलग। और अभी ना रैंडमली ही सब बैठे होते हैं, बट उस टेबल में बैठ गए होते हैं वन केजिंग, जाओ जिसू, काओ वेनिंग, गुरजान, वूशी। युवान भी बस वहाँ पे रहता है, बट उसे कुर्सी की तो ज़रूरत है नहीं। वहाँ पे होंगलुंग भी रहती है एंड युनजे भी रहती है। सारे के सारे वहाँ पे बैठ गए होते हैं एंड खाना खा रहे होते हैं। जो अपनी युनजे होती है वो कहती है, मेरे हिसाब से अभी का वक्त है दोस्ती करने का, तो मैं बात शुरू करती हूँ। मेरा नाम युनजे है और मैं एम्बर क्लाउड से आई हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मेरा नाम वैन केजिंग है और मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ। गुरजन होती है वो कहती है, मेरा नाम गुरजन है और मैं भी इसी राज्य की रहने वाली हूँ। अभी कोई कुछ और बोले उससे पहले वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आके बैठ जाते हैं, जिनकी एज ठीक ठाक थी, लाइक ज़्यादा नहीं थी एंड ज़्यादा कम भी नहीं थी, ठीक ठाक एज के थे वो। बट वहाँ पे जितने भी बैठे हैं उन सबसे तो छोटे ही थे। जो युनजे होती है वो कहती है, सही टाइम पे तुम दोनों आए हो। हम यहाँ पे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहोगे? जो वो लड़का रहता है वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम झांग चैंगलिंग है, स्नो हाइट राज्य के राजा का बेटा हूँ। अभी सारे के सारे हैरान रहते हैं कि उनके साथ एक और राजा का बेटा आके बैठा हुआ है, लाइक एक बेटी है और दो बेटा है। मतलब अपनी रुई हांग अलग कबीले की रानी राजा की बेटी है और ये लोग अलग अलग। अब बाकी सारे एम्बैरस फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो तो छोटे छोटे ही हैं, बट अकेडमी में सब इक्वल हैं, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अकेडमी में तो सब इक्वल ही होते हैं। जो चैंगलिंग के पास में लड़की बैठी थी वो कहती है, मेरा नाम सियालियांग है और मैं झांग चैंगलिंग की मैड हूँ। जो अभी गुजन होती है वो कहती है, हाँ तुम इतने छोटे उम्र में मैड लेके चलते हो चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है गुरजान की तरफ ही देखने लगता है। गुरजान कहती है, आजकल के राजाओं का शौक बड़ा अजीब अजीब होने लगा है। जो अपना कावेनिंग होता है गुरजान को देखता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल मैनेज नहीं है क्या, राजा से ऐसे बात करते हैं। जो गुरजान होती है वो कहती है, यहाँ पे कौन राजा और कौन नौकरानी, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं जो चाहे बोल सकती हूँ। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, पर हमें अपना लिमिट नहीं भूलना चाहिए। जो गुरजान होती है वो कहती है, कोई होता कौन है मेरा लिमिट सेट करने वाला, मेरा लिमिट आज तक कोई सेट नहीं कर पाया और ना ही कोई सेट कर पाएगा, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखोगे तो सही रहेगा। ब्लू भेड़िया, जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, तुमने मुझे ब्लू भेड़िया कहा। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, हाँ मैंने तुम्हें ब्लू भेड़िया कहा। जो कावेनिंग होता है वो कहता है, तुम जानती हो ना ब्लू भेड़िया कौन है। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, सालों पहले उसने आतंक मचाया था, बहुत सारे बच्चों को मार डाला था और मैं सोच समझ के ही तुम्हें ब्लू भेड़िया कह रही हूँ। जो कावेनिंग होता है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, पर जाओ जिसको कहता है, कावेनिंग शांत हो जाओ। अभी कावेनिंग शांत हो जाता है जाओ जुस्सू की बात सुन के। जो वैन केजिंग होता है अपने आप को वापस से इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर वूसी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वो यहीं का रहने वाला है, बट वो बहुत ही छोटे टाउन से आता है। सारे के सारे लोगों ने बता दिया होता है, बट होंगलुंग ने कुछ नहीं कहा होता है। युनजुई कहती है, होंगलुंग तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, मेरा नाम होंगलुंग है और मैं युनजे की मेड हूँ। अपनी युनजे जो होती है वो कहती है, ये मेड नहीं है, ये मेरी रक्षक है एक तरीके से। गुजान जो होती है वो कहती है, तुम लोग बड़े लोगों के लिए मेड रक्षक एक ही तो होते हैं, तुम रक्षक को मेड समझते हो, मेड को रक्षक, तुम दोनों को मेड ही समझते हो और अपना सारा काम करवाते हो। और ये कहते ही गुरजान मुँह बिगाड़ती है। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, मिस लेडी गुरजान ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा तमीज़दार है, आपको देखकर लग ही रहा होगा। आप अपने आप को देखिए और इनको देखिए, ये कितने तमीज़ में बात करते हैं। तो ये मुझे दासी नहीं समझते, मैंने दासी कहा फिर भी इनने कहा कि मैं रक्षक हूँ, ये बहुत सम्मान की बात है। और आप जैसे लोग ये सम्मान अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो इसमें इनकी गलती नहीं है। और कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि हमें आपकी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे सारे इक्वल हैं ना,
तो मैं भी आपको बोल सकती हूँ जैसे आप हमें बोले जा रहे हैं। जो गुजन होती है मुंह बिगाड़ लेती है और कहती है मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। जो होंगलुंग होती है वो कहती है मुझे मेरा भला मत सिखाइए, बचपन से मेरा भला और बुरा मैंने खुद सीखा है, तो कृपया करके मुझे ये सब ना बताइए। जो अपनी गुजन होती है मुंह फुला के बैठ जाती है। जो यूनजे होती है वो कहती है राजकुमार जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे राजकुमार जाओ मत बोलिए लेडी। अपने यूनजे बोलती है अच्छा ठीक है जाओ जी, आखिरकार आप एकेडमी में क्यों आए हैं? क्योंकि एकेडमी में आना तो आपके राज्य में लिखा नहीं होता है। राज्य का छोटा बेटा एकेडमी में आता है या फिर छोटी बेटी। अगर छोटा बेटा या फिर छोटी बेटी नहीं होती है फिर आपको एकेडमी में आना चाहिए। पर किन है ना, तो किन एकेडमी में क्यों नहीं आया और आप क्यों आए? और अब तो मैंने सुना था कि एकेडमी का नियम हट चुका है, अब आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिन एकेडमी के ही राजा बन सकते हैं। एकेडमी में बहुत मुश्किल होता है ना, और आप राजा हैं इसलिए ये सब हटा दिया गया था। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है वो थोड़ी सी अभी जाओ जिसु वो बोल नहीं पा रहा होता है, वो नहीं कहना चाहता था ये बात। काउविनिंग होता है ये समझता है और कहता है वो हमारे राजा चाहते थे कि वो एकेडमी जाए, थोड़ा दुनिया को देखें, फिर जाके राजगद्दी संभाले। जो अपनी यूनसे होती है वो कहती है वाह कितनी प्यारी सोच है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मन में ही ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो जाजिसु होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा, कावेनिंग झूठ बोल रहा है ताकि मेरी इज्जत बची रहे। एक्चुअली मैं एक बार कार पे गया था और मैं तीर चला रहा था तो गलती से तीर एक आंटी पे लग गई और आंटी की जान चली गई। इस सज़ा के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया है। अपनी जो यूनसे होती है वो कहती है कोई बात नहीं, आप सज़ा लेना चाहते हैं ये कितनी बड़ी बात है, गलती का पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात होती है। जो जाओ जिसु होता है स्माइल करता है। वैन केसिंग बस जाओ जिसु को ही देखता है थोड़ी देर तक। वो लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। नाइट में भी वो साथ में ही रहते हैं, पूरी एकेडमी घूम रहे होते हैं। वैन केसिंग बस अपनी यूनजे की वजह से वो वहाँ पे था, नहीं तो उसको वहाँ पे रहने का शौक़ नहीं था। और काओ वेनिंग भी उसके पीछे ही लाइक जाओ जिसु के पीछे ही बस रुका हुआ था, नहीं तो उसको गुजन को संभालने का शौक़ नहीं था। अपनी जो यूनजे थी वो अपने वैन केजिंग को भी साथ लेके चल रही होती है और वैन केजिंग को थोड़े दोस्त बनाने होते हैं। वो नया है, वो बस यहाँ पे पढ़ना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है और कुछ अचीव करना चाहता है, राज्य में उसको काम मिल सके, राजमहल में, ताकि उसे थोड़े पैसे मिल सके, इसलिए वो सबके साथ अच्छा रह रहा होता है। वैसे उसका नेचर भी है, वो सबके साथ ही अच्छा रहता है। नाइट में पूरी मस्ती करने के बाद 10 बजने वाली थी। अपना जो जाओ जिसु रहता है वो कहता है अब मुझे जाना पड़ेगा। अपनी जो यूनजे होती है वो कहती है थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहती थी। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हम अगली बार खेलेंगे। और ये कहते ही जाओ जिसु अपने कमरे में जाने लगता है। काओ वेनिंग जिसु के पीछे चलने लगता है। जाओ जिसु को एक अलग सा कक्ष मिला हुआ था। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है अब आप अपने कक्ष में जा सकते हैं। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है जी। अभी जो जाओ जिसु है अपने कक्ष में जाके लेट जाता है। जो गुजन होती है वो कहती है गलती का पश्चाताप करने आया है और देखो पर्सनल कमरा लेके बैठा है, ये कैसा पश्चाताप है? हमारी तरह स्टूडेंट बनना है तो कमरे शेयर करो ना, मैं भी तो कमरे शेयर कर रही हूँ। अभी कोई कुछ नहीं बोल पाता है, बस गुजन ही भुनभुना रही होती है। अब इस हॉस्टल में ना ऐसा नियम नहीं है कि लड़का लड़की अलग अलग सोएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है, तो सारे के सारे ऐसा ना कि कोई किसी का भी कमरा मिल सकता है और कमरा ना लक के हिसाब से मिलेगा। उनको खुद ही टोकन चूज़ करना होता है और जो टोकन जिससे मैचिंग करेगा वो उसके साथ रहेगा। अभी जो काओ विनिंग होता है वो अपने कमरे में चला गया होता है, अपने टोकन को देख रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार कौन मेरा पार्टनर बनेगा। काओ विनिंग ऐसे बैठा ही रहता है, तभी गेट खुलता है। गेट खुलते ही काओ विनिंग कहता है तुम नकचड़ी लड़की। वहाँ पे गुजान थी। गुजान कहती है तुम बदसूरत लड़के, ब्लू भेड़िया। जो अपना काओ विनिंग होता है वो कहता है मुझे ब्लू भेड़िया बोलना बंद करो। जो गुजन होती है वो कहती है तुम हो तुम हो तुम हो। जो अपना काओ विनिंग होता है गुस्से में अपना तीर कमान रखता है और कहता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और ये कहते ही अपने बेड पे ना दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। गुजन अब आराम से लेट जाती है और कहती है
गुजियान से सारे के सारे डरते हैं। ये कहते ही वो भी सोने लगती है। काओ वेनिंग कुछ नहीं बोलना चाहता था क्योंकि वो नाइट में लड़ना नहीं चाहता है। काओ वेनिंग मन में ही सोच लेता है कि कल वो प्रिंसिपल के पास जाएगा या फिर किसी टीचर्स के पास जो उसका कमरा चेंज कर सके। एनकेजिंग अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसके कमरे में वूशी है, मतलब उसका पार्टनर वूसी है। एनकेजिंग खुश हो जाता है। वूसी कहता है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ, मैं जिसे जानता हूँ मुझे उसके साथ ही कमरा शेयर करना है। मैं तो डर गया था कि मुझे कोई अनजान इंसान ना मिल जाए या फिर कोई लड़की ना मिल जाए। एनकेजिंग कहता है, लड़कियों से डर लगता है। अपनी जो वूसी रहता है वो कहता है, लड़कियाँ कभी भी मुँह नोच लेती है, वो पागल होती है और उनको कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं तो वो रोने लग जाती है। जो वैन होता है वो हंसने लगता है। वूसी और अब वैन अपने अपने साइड में सो जाते हैं। गुरजन और शियालंग भी अपने कमरे में चले गए होते हैं। बाहर बस बचे होते हैं होंगलुंग और अपनी युनजेई। अभी जो होंगलुंग होती है वो कहती है, हमें भी अब अंदर चलना चाहिए। जो युनजेई होती है वो कहती है, ठीक है अब हम भी अंदर चलते हैं। और ये कहते ही अंदर जाने लगती है। अभी जो होंगलुंग और युनजे को ना कोई चुपके से देख रहा होता है जिसका चेहरा अभी हमें दिखाया नहीं गया है। गेजिंग को दिखाया जाता है जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो मन में ही कहता है, अब से इस अकेडमी से मेरी कहानी शुरू हो रही है। और अब इस अकेडमी से मेरी कहानी शुरू हो रही है। हाँ गाइस, अब कहानी अकेडमी से शुरू होगी। फर्स्ट पार्ट में यही था, सारे को इंट्रोड्यूस करवाना था, लाइक कॉलेज में सबको इंट्रोड्यूस करवाना था। नेक्स्ट संडे को फिर थोड़ा सा धमाल होगा, मतलब मैं एफएफ के लॉन्ग पार्ट ही रखने वाली हूँ तो धमाल तो होना ही है ना। मैं अच्छे खासे चीज़ कवर करने का सोचूंगी। मैंने इसमें भी कवर करने का अच्छा खासा सोचा है और मैंने बहुत कवर भी किया है। अगर इसी को मैंने शॉर्ट पार्ट में ले गई होती ना तो ये अकेडमी वाला ही सब कुछ कम से कम 3 पार्ट तक तो चलता ही। मैंने 1 पार्ट में ही ख़त्म किया है। मैं चाहती थी कि मतलब जो फर्स्ट कांड होने वाला है मैं इस पार्ट में दिखा दूँ, बट पार्ट काफ़ी लॉन्ग हो रहा था और मुझे इतना भी लॉन्ग पार्ट नहीं रखना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नेक्स्ट एपिसोड में 2 कांड को एक साथ क्रिएट कर दूँ। लाइक जो कांड होने वाले हैं, मतलब कांड तो होंगे यार, वैन केसिंग का है, कांड तो होना बनता है ना। तो एक ही कांड को मैं कवर करूँगी या फिर 2 कांड को कवर करूँगी, ये जानने के लिए मेरे इस कहानी के साथ बने रहे। और कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत किया है इस स्टोरी के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ गाइस, बचपन से स्टोरी बनाने का सोच रही हूँ। हाँ, और मेरी हरकतों से क्या लगता है मैं इंडियन आइडल चली जाऊँगी। अगर इंडियन आइडल नहीं भी जा पाई तो क्या होगा, मैं आपके दिल में तो चली जाऊँ। बस मुझे आपके पास दिल में जगह चाहिए अपने एफएफ के थ्रू। तो अगर मैं आपके दिल में जगह बना पा रही हूँ अपने एफएफ के थ्रू तो मुझे कमेंट में ना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो में लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि यार आप मुझसे कितना प्यार करते हो। क्या होता है ना, सबका प्यार अंधा होता है, पर मैंने अपने ऑपरेशन करवा रखी है। वीडियो को लाइक करके चैनल पे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। मैं अंधा कानून नहीं हूँ, सब दिखाई देता है मुझे। और मैंने बोला था ना कि स्टोरी के बारे में मुझे कुछ और बताना भी है। इस स्टोरी में बहुत करेक्टर का फ़ोटो मैंने यूज़ किया है। वो सारे करेक्टर है बट कम कम सीन के लिए। लाइक मैंने सोचा सारे करेक्टर तो होंगे ही, क्यों मैं सबका ही फ़ोटो ऐड कर लूँ। बहुत कम सीन के लिए 2-3 इंसान हैं इसके अंदर, जैसे अपना रोंग जुआन, बहुत कम सीन है उन लोगों का, बट मैंने फिर भी फ़ोटो ऐड किया है। और अगर फ़ोटो आपको अजीब लग रहा हो, किसी का चेहरा किसी से ना मिल रहा हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये सारे फ़ोटो मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। लाइक इनके ऐसे फ़ोटो मिलते नहीं है तो खुद ही क्रिएट किया है, तो बहुत ही अजीब सा बचकाना सा लग रहा होगा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस कहानी का मैं बता देती हूँ, ये कहानी पूरी फैंटेसी है, मैंने बता ही रखा है। ये अलग ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लाइक इंडिया ही है, लाइक अब इंडिया क्या बोल रही हूँ, अपना अर्थ ही है। बट होता है ना कि अलग अलग तरीके से, जैसे एनिमे में होते हैं अलग वर्ल्ड दिखा देते हैं, वैसे ही मैंने अलग वर्ल्ड दिखाया है, अलग अलग कबीले दिखाए हैं। और इसमें काला जादू का यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसमें हाईएस्ट काला जादू है और काला जादू के द्वारा बनाए गए डीमन है, जिसको अपने प्यारे से अकेडमी वाले लोग, काफ़ी सारे सोल्जर जो डीमन हंटर हैं, उनको डीमन हंटर ही कहेंगे, जो हंटिंग करते हैं डीमनों का और अपने राज्य को बचाते हैं। और राज्य को बचाने के लिए उनको एक वेपन चाहिए, क्योंकि जो डीमन हैं वो ऐसे ही नहीं मरेंगे, वो बस एक रेयर वेपन से मरेंगे। लाइक वेपन कुछ भी हो सकता है, चाबुक, तीर, बट वो वेपन जिस चीज़ से बनेगा ना, वो चीज़ होगा एक
पेड़, लाइक पेड़ से वेपन नहीं बन रहा है, बट वो जो पेड़ है उस पेड़ के जो पत्ते हैं ना, उस पत्ते को पानी में भिगोना पड़ता है एंड उस वेपन को भिगो के रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे गन वन नहीं है, तीर कमान ज़रूर है बट गन वन नहीं है, उसको भिगो के रखना पड़ता है कुछ दिनों तक। और सारे इंसान इस पेड़ की ही पूजा करते हैं और इस पेड़ को एक सीक्रेट जगह पे रखा हुआ है। लाइक ये पेड़ सीक्रेट जगह पे उगा हुआ ही था बट इसको और सीक्रेट कर दिया गया है। बहुत ही रक्षा करते हैं ताकि डीमन इस पेड़ के पास ना जाए। अगर ये पेड़ टूट गया तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डीमन को मार नहीं पाएंगे, डीमन उस पर हावी हो जाएंगे। तो आई होप आप समझे हों कि इसमें क्या फॉर्मेट है। इसमें भगवान नहीं है, बस एक पेड़ है जिसको ये भगवान की तरह पूजा करते हैं और बाकी सारे डीमन हैं और डीमन के पर्सनल गॉड है जो उनने नहीं बनाया है, वो बस उनको फॉलो करते हैं। लाइक एक पर्सन ने एक कल्ट बनाया, उस कल्ट को ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ये ऐसा ही है। आई होप आपको मेरी ये टूटी फूटी बात समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो आई लव यू यार, मेरी सारी बातें समझ जाते हैं और मैं बहुत अटकी हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ कीजिएगा। कहानी जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे कहानी के बारे में बहुत कुछ पता चलता जाएगा। कहानी में क्या कैसा है मैं एक बार में ही समझा दूंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग सी भी हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके मैं आपको सब समझा दूंगी। और ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, कमेंट में जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। है शैतान, है